हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो हम एक फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं थी, उन रचनाओं से किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उनका हमने अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम रामानंद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वैसे डेली वीडियो है वो मिल जाती है आपको 5:15 PM, यानी शाम को 5:15 पर डेली वीडियो अपलोड हो जाती है। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए जब तक आपका एग्जाम होता है, और एग्जाम में देखना कितना शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अब देखिए, रामानंद है, उस रामानंद को पढ़ने से पहले तुलसीदास से संबंधित 2-3 पॉइंट छूट गए थे, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। बाकी तुलसीदास के बारे में अच्छे से पूरा मैटर कवर करवा दिया है। तो जो पॉइंट थे वो है तुलसीदास की उपाधियां, यानी तुलसीदास है उसको कुछ उपाधियां दी गई है, तो वो उपाधियां वो भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। यानी रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह, यानी तुलसीदास को रूपकों का बादशाह है वो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है। तो याद रखना है, भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। अनुप्रास का बादशाह है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अनुप्रास का बादशाह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह है वो डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। तो देख यहाँ पर देखिए, इसको याद कैसे रखो, यहाँ पर देखिए उ आ रहा है और यहाँ पर देखो उ आ रहा है, उदय आ रहा है। तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह है वो डॉक्टर उदय भानु सिंह, यानी जैसे ये नाम दिखे आपको तो आपको कंफ्यूजन, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन कैसा होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन ये होता है कि डॉक्टर उदय भानु सिंह आपको नाम याद रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेगा, लाला भगवान दीन है, बच्चन सिंह है, ये सारे नाम याद रहेंगे। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा था, डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इसको क्या कहा था। तो इसको थोड़ा अटैच कर लीजिए, जिसको याद करने में सुविधा रहेगी। तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह यहाँ से उ लिया और यहाँ पर उदय नाम आया, तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह डॉक्टर उदय भानु सिंह। अब यहाँ पर अनुप्रास का बादशाह, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आ गया आचार्य, तो अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार अब रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह जो पीछे बच गए हैं, या ऐसे याद कर लो, रूप आया यहाँ पर तो भगवान का रूप, भगवान का रूप, इस प्रकार करके कुछ अटैच कर लीजिए आप, ठीक है। तो रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन। अब आगे देखिए, हम रामानंद के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास से संबंधित इतना ही मैटर है। रामाश्री काव्य धारा के अंदर रामानंद भी एक महत्वपूर्ण कवि है। जन्म की बात करें तो 1368 ईस्वी और मृत्यु 1468 ईस्वी, यानी 1368 में जन्म है और 1468 में इनकी मृत्यु है। जन्म स्थान की बात करें तो प्रयाग कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार। इनके 12 शिष्य माने जाते हैं, जिनका मैंने आपको सूत्र बताया है, कई बार मैंने इसका जिक्र कर दिया। पीपन भाषे शूद्रे अंक, यानी इसके अंदर जो एक लाइन है पीपन भाषे शूद्रे अंक, इस एक लाइन के अंदर सारे शिष्यों के नाम आ जाते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर नाम भी लिखे कौन कौन है जो हमारे रामानंद के शिष्य है। देखो पी, यहाँ पर पहले हमने 1 नंबर सूत्र में देखिए पीपन भाषे शूद्रे अंक, तो पी लिया, पी का मतलब हो जाएगा पीपा, फिर पै लिया उसका हो जाएगा पद्मा, फिर न लिया उसका हो जाएगा नर हरियानंद, फिर भाग का मतलब हो गया भावानंद, फिर से का मतलब सेना, फिर सु है। तो देखो यहाँ सु है, सु का मैंने 3 नाम लिए, सु यानी सुखानंद, सुरसुरानंद और सुरसुरी, सु से 3 निकल रहे। ध का मतलब हो जाएगा धन्ना, रे का मतलब रेदास, एक का मतलब अनंतानंद और क का मतलब कबीर। तो ये हमारे 12 शिष्य हो गए पीपन भाषे शूद्रे अंक। आगे प्रमुख रचनाएं हैं जो हमारे रामानंद की है। राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, वैष्णव मत्ताब्ज भास्कर,
श्री रामार्चन पद्धति, श्री राम आरती और श्री हनुमान आरती। यानी जो श्री राम और जो हनुमान की आरती है उसके जो रचनाकार है वो भी हमारे कौन है, रामानंद जी है। ठीक है, आगे देखो, रामावत संप्रदाय की स्थापना की, ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। जो संप्रदाय को मैंने एक साथ बताया था वहां पर भी आपको बताया था। तो रामावत संप्रदाय उसकी स्थापना रामानंद ने की है। नाभादास ने इनको 10दा भक्ति का आगार कहा है। मोस्ट लाइन है, पूछी जा चुकी है कई बार एग्जाम में और आगे पूछने की संभावना है। तो नाभादास ने इसको क्या कहा है, 10दा भक्ति का आगार कहा है। आगे देखो, जयपुर राजस्थान के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की पीठ है। इस पीठ की स्थापना कृष्णदास पय्यहारी ने की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शायद पिछली जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें आया होगा, मेरे को कंफर्म तो नहीं है, परंतु ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, जयपुर राजस्थान है, उसके निकट में गलता जी तीर्थ है एक, उस गलता जी तीर्थ पे रामानंद संप्रदाय की पीठ है और उस पीठ की जो स्थापना करने वाले वो है कृष्णदास पय्यहारी। अब हमारी है राम भक्ति शाखा के अन्य कवि व उनकी रचनाएं। यानी इसके अलावा तुलसीदास और रामानंद के अलावा भी कुछ कवि है जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछते, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। विष्णुदास, इनकी रचना रुक्मणी मंगल। अग्रदास 1556 ईस्वी, इनकी जो रचनाएं हैं वो देखिए, ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है, राम ध्यान मंजरी, रामाष्टयाम पदावली, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा। तो ये जो रचनाएं वो हमारे अग्रदास की है। अब यहाँ पर अग्रदास से संबंधित ये है पॉइंट, ये डोम जाति के थे। कौन थे, अग्रदास। स्वयं को सीता जी की सखी मानते थे। मोस्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि वो कौन सा रामानंदी संप्रदाय का जो रामाश्री काव्य धारा का जो कवि है जो अपने को सीता जी की सखी मानता था, तो वो हमारे अग्रदास जी है। राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश इन्होंने किया था, जो अगर अली नाम की रचना, अगर अली नाम की रचना इन्होंने की थी। तो राम भक्ति शाखा है उसमें जो रसिक भावना का जो परिवर्तन किया है, समावेश किया है, राम भक्ति काव्य में जो रसिक भावना लाने का जो काम किया वो किसने किया है, वो अग्रदास जी ने किया, जिनकी रचना अगर अली। बाकी जो रसिक भावना वो हमारे कृष्णाश्री काव्य धारा के अंदर देखने को मिलती। इसके बाद में है हमारे ईश्वरदास जो 1480 ईस्वी, इनकी जो रचना है वो है भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी। अब सत्यवती कथा है, ठीक है, ये ईश्वरदास की रचना है। इसकी रचना है ईश्वरदास की। फिर है हमारे प्राणचंद चौहान, इनकी रचना है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में रचित। फिर है हृदय राम, हनुमान नाटक, इनकी रचना है 1566 ईस्वी में। अब हमारे नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा था, अभी हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा है। नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा था, ये मेरे को आप कमेंट करके बताइए। भक्तमाल, नाभादास की रचना है भक्तमाल 1586 ईस्वी। एक अष्टयाम 1603 ईस्वी में। बेनी माधव है, उसकी रचना है मूल गोसाई चरित्र। जाखू मणियार है, उसकी है हरिश्चंद्र पुराण जो 1396 ईस्वी में। फिर गंग कवि है, उनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे बनारसी दास 1586 ईस्वी, अर्धकथानक, जो हिंदी साहित्य में स्वीकृत सर्वप्रथम आत्मकथा अर्धकथानक ही है। यानी जो हिंदी के अंदर जो हम आत्मकथा है, जो हमारी गद्य रचनाएं जो है ना वो पढ़ेंगे, हम उन गद्य रचनाओं पढ़ेंगे। तो जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा है जो प्रथम आत्मकथा मानी गई है, वो बनारसी दास की द्वारा रचित अर्धकथानक है। उसी को हिंदी में जो प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। रहीम है वो 1556 ईस्वी से 1638 ईस्वी, यानी 1556 में इनका जन्म हुआ था और 1638 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो रचना है वो श्रृंगार सोरठ, बरवे नाई का भेद, दोहावली, नगर शोभा,
मदनाष्टक और खेट कोतुम जातकम, यानी जो ये अन्य कवियों का मैंने यहाँ पर वर्णन लिया है, तो इनसे संबंधित अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते, या तो इनके जन्म के बारे में पूछ लिया, या इनकी जो रचना है वो कौन सी है, या उस रचना का जो कभी वो प्रकाशित है, ये पूछ लेते। तो जो जो पूछा जाता है वही मैंने यहाँ पर ऐड किया है। बाकी इसका लंबा चौड़ा विस्तार से पूछते नहीं है, तो फालतू का कचरा दिमाग में भरने से कोई मतलब नहीं। अब है विशेष तथ्य। ये विशेष तथ्य है जो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। जो विशेष तथ्य के अंदर क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ जो आपके पीछे जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को क्रम से लिखकर उनके सूत्र बनाए हैं, जो आपको याद करने में सुविधा हो। दूसरी बात, जो कवि है उन कवियों के सूत्र बनाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जिस प्रकार से ज्यादा पढ़ना कोई महत्व नहीं रखता है, महत्व वो रखता है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है। तो एग्जाम के जो दिमाग है उसको पढ़ना जरूरी है। तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन कैसे आते, फर्स्ट ग्रेड में हमारे क्वेश्चन आता है, एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ आप। जैसे यहाँ पर हमारे ए, ब, स और द, ये हमारी चार ऑप्शन होंगे। तो उसके अंदर यहाँ पर एक रचना दी, फिर ये दूसरी रचना, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर यहाँ पर इस प्रकार की रचनाओं के नाम आएंगे। समझ रहे हो आप, इस प्रकार की, यानी ये रचना आएगी चार। अब ये रचना आएगी, अब चार नाम है यहाँ पर, जैसे मान लिया तुलसी की चार रचनाएं लेगी, तो यहाँ पर जैसे रामचरितमानस ले लिया, फिर बरवे रामायण ले लिया, विनय पत्रिका ले लिया, फिर यहाँ पर जैसे मान लिया कृष्ण गीतावली ले लिया, ये चार रचनाएं यहाँ पर लिख दी। फिर यही चारों रचनाएं इसमें होगी, यही चारों रचनाएं इसमें होगी, और यही चारों रचनाएं इसमें होगी। आपसे पूछा जाएगा निम्न को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करने का मतलब है पहले कौन सी, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कहने का मतलब बढ़ते क्रम में करना है। तो पहले जैसे मान लिया प्रकाशित हुई है, तो जो 1500 जैसे मान लिया हमारे इगेत्र में प्रकाशित हुई है, तो 1500 इगेत्र वाली पहले आएगी, फिर 1500 हमारे चौत्र के अंदर है रामचरितमानस, वो बाद में आएगी, फिर 1582 वाली आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो रचनाएं हैं वो जो प्रकाशित क्रम में, वो हमारे को उस प्रकार सेट करना होता है। तो अब सद में कौन सी होगी। इसी प्रकार कवियों के बारे में पूछा जाता है कि निम्न को आरोही क्रम में सुमेलित कीजिए, तो उनकी जन्म डेट याद रखना होता है कि भाई पहले कौन जन्मा, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है। तो इस प्रकार आपको सेट करना होता है। और ये 5 से 7 क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो वो क्वेश्चन है ना, वो गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सभी रचनाओं का प्रकाशन डेट याद रखना, सभी कवियों की जन्म डेट याद रखना, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ की याद कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर क्या है कि जो कवियों है उस कवियों का क्रम है वो लिख दिया है। ठीक है, रचनाओं का क्रम लिखा है, तो उससे थोड़ी याद करने में सुविधा होती है। उसको हम, इसकी याद ना भी रहे हमारे को, यानी इसका प्रकाशन वर्ष याद ना भी रहे, तो भी हम उसको कर सकते हैं। तो वो हम अगली क्लास के अंदर आराम से विस्तार से अच्छे से देखेंगे। ये क्लास आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।